अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है, ज़िंदगी जो है वो सेट है और जनरली आप लोग खुशपाश हैं। हैविंग सेड दैट, गर्मियाँ ज़ोरों शोर पे हैं और काफ़ी डेंजर किस्म की हुई हुई है। इवन दो वी इन द मंथ ऑफ मे, और मंथ ऑफ मे के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि तेज़ किस्म की ख़तरनाक गर्मी होगी। बट हैविंग सेड दैट, अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव चल रहा है। द मंथ ऑफ अप्रैल एज़ वेल, अभी जो पिछला महीना गुजरा है, वाज द हाईएस्ट मोस्ट hot April in recorded history in a very long time in Karachi and Pakistan. पूरे के पूरे मुल्क में कि जो गर्मी की लहर है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह हीट स्ट्रोक को रिकग्नाइज़ करें, किस तरह उसको पहचानें और किस तरह उससे अपने आप को बचाएं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील में हम लोग, ताकि आप लोग जो हैं यू कैन टेक दैट इंफॉर्मेशन एंड होपफुली यूज़ इट टू हेल्प योरसेल्फ। इसी के साथ ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेरे पास कुछ आप लोगों के लिए टॉप स्टोरीज़ होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो चलते हैं उनकी जानिब। अच्छा जी, पहली जो ख़बर भी है वो बेसिकली नेशनल हेल्थ एडवाइज़री की जानिब से है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो हैं उन्होंने एक एडवाइज़री इशू करी है, और ताकि पब्लिक के अंदर हीट स्ट्रोक की अवेयरनेस जो है वो हो सके, ताकि हम सब लोग बच सकें ऑब्वियसली इस गर्मी से। एडवाइज़री के मुताबिक एक काफ़ी सीरियस किस्म की इलनेस है हीट स्ट्रोक, और इसकी वजह से आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से रेज़ कर जाता है टू 41, एंड बहुत रैपिड होता है, और ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, बच्चे, बूढ़े, जवान। ये जो प्रॉब्लम है, दिस कैन हैपन टू एनीबडी, डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद फिटनेस, इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद जो लोग बाहर हैं। इट्स अबाउट आप कितने एक्सपोजर है टू द टेम्परेचर आउटसाइड। सिम्टम्स जो हैं इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं हीट वेव के, आपको हेडेक होता है, नौज़े की फीलिंग होती है, और अगर इस तरह का कोई भी आपको महसूस हो, कोई फीलिंग हो, तो इमीडिएटली आपको जाके छाँव में या इंडोर्स बैठ जाना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, अपने सर पे गीला रुमाल वगैरह रखना चाहिए। जब आप प्रॉपर आपको हीट स्ट्रोक हो रहा होता है तो पसीना आना ख़त्म हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाती है, एलिवेटेड हार्ट बीट भी होती है। तो अपनी आँखों को, सर को कवर करके रखें, पानी बहुत सारा पिएँ, कोशिश करें कि तेज़ गर्मी के जो टाइम होता है इंडोर्स रहें, आउटडोर्स ना जाएं, और अगर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें। किसी को बंद गाड़ी में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गाड़ी अगर पार्क कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर किसी को कोशिश करें कि ना छोड़ें। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, यू कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हीट स्ट्रोक देयर। जहाँ पर वेंटिलेशन है, थोड़ा छाँव है, वहाँ पर रहें। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब मूव करना चाहती हूँ, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉल पॉइंट पेन ये जी बना है, इसको इंस्टाग्राम पे रिवील किया गया। ये गिनीज रिकॉर्ड्स के अंदर है। इस पेन की लंबाई है 18 फुट और इसका वज़न है 37.23 किलोस। ऑब्वियसली ये पेन जो है इट्स उसको उठाने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, 2 विंडो के ऊपर चल रहा है, 3-4 लोग जो हैं उसको मिल के उठाते हैं। कुछ ख़ास लिख लोग तो नहीं सकते, बट दे मेड इट जस्ट इन केस। इसको बनाया है इंडिया में आचार्य माकुनूरी श्रीनिवासा। आई हैव रियली बैड हिंदी, आई डोंट नो, आई एम प्रॉब्ली बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन। इससे पहले जो सबसे लंबा पेन था, जो सबसे बड़ा पेन था, वो 4 फुट और 9 इंच का था सिर्फ। तो उसके बाद ये पेन आया है और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये
एक बॉल पॉइंट पेन है, रोलिंग जो बॉल पॉइंट का होता है। इसके अंदर इसको बनाने के लिए बाय द वे बहुत सारे आवर्स लगे थे और ये पहले 2011 में असेस हुआ था हैदराबाद में और अभी तक अनबीटन है। इसी के साथ मैं आपको अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। सिंध जो है वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं, जिसमें से एक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि आप लोगों के घरों में, सब लोगों के घरों में पावर आउटेजेस जो हैं, यानी कि बिजली का जाना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब सिंध हुकूमत ने एक नया प्लान जो है उसको रोल फॉरवर्ड किया है कि हम लोग जो हैं 8500 टन्स यानी कि 8500 टन हर रोज़ कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किए जाते हैं। और कराची एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बेसिकली ये गार्बेज कलेक्शन जो है अब एक नई तरीके से होगी और इस गार्बेज से बिजली बनाने का प्लान है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली गार्बेज जो है जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर हैं ज़ुबैर चन्ना, उन्होंने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर नासिर शाह के साथ। और बेसिकली प्लान ये है कि बिजली बनाएं और इससे ये होगा कि ना सिर्फ बिजली बनेगी बल्कि ये गार्बेज जो है ये भी प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 4 इंटरेस्टेड कंपनीज से बिड्स लेने की बातचीत शुरू कर दी है। कराची इज़ ऑब्वियसली नॉट जस्ट द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री बट इट्स ऑल्सो द बिगेस्ट सिटी दैट वी हैव, और इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो लोग कराची में रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग बहुत सारे मैस ट्रांजिट के इशूज़ टाइम के ज़रिए फ़िक्स करने की कोशिश की गई है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन के अंदर जिसके अंदर एम्बुलेंसेस नहीं बुलाई जा रही हैं और रेस्क्यू 1112 जो है उसकी सर्विस को भी लॉन्च कर दिया गया है और उसकी ट्राई कर रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। सो होपफुली ऑल दीज थिंग्स विल कम टू फ्रूटिशन सून और हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ ऑब्वियसली मेरे पास कुछ बहुत सारी मज़ेदार एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबरें हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। पहली खबर एक ऐसी फ़िल्म के बारे में है जो कि मैं बहुत ज़्यादा जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जेम्स कैमरॉन एवाटार आई थी, अगर आप याद करें 2009 में, और ये एक ऐसी फ़िल्म थी जो उसको जब वो पहली दफ़ा आई तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज ये 3D के अंदर एक ऐसी जर्नी थी। ग्लासेस पहन के जब सिनेमा घरों में देखने गए तो ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या नेक्स्ट लेवल दुनिया, नीले रंग के लोग और ग्लो इन द डार्क टाइप के पौधे। उसका आ रहा है सीक्वल जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स कैमरॉन ऑब्वियसली, और इसका नाम है The Way of the Water, Avatar The Way of the Water. Super excited about it. इसके अंदर कमांडर जेक सली की फैमिली है जो कि हमने प्रीवियस फिल्म के अंदर देखी और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, सिगर्नी वीवर हैं, केट विंसलेट हैं, मिशेल यो हैं, एडी फाल्को हैं, स्टीफन लैंग हैं, जियोवानी रिप्सी हैं, ऊना चैपलिन हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और इसकी रिलीज़ जो है ग्लोबली हिट थिएटर्स ऑन December 14th ऑफ दिस ईयर। तो दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा इस ज़बरदस्त फिल्म को दोबारा से देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए द वर्ल्ड, दिस अमेजिंग वर्ल्ड दैट जेम्स कैमरॉन इनिशियली ब्रॉट टू अस। काफ़ी मेहनत हुई है इस फिल्म के ऊपर। अगर आप याद करें सिगर्नी वीवर पिछली फर्स्ट फिल्म में भी थी, सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म अगेन। रियली एक्साइटेड फॉर इट। इसी के साथ मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ अपनी अगली ख़बर की जानिब जो कि माहिरा ख़ान और लोकल उसके लिए है। ये फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी तस्वीर हैं और माहिरा ख़ान अपने शी इज़ डेटिंग बेसिकली CEO ऑफ अ पाकिस्तानी स्टार्टअप सिम पैसा सलीम करीम, जो कि इनके साथ नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी ओकेजन्स पे इकट्ठे दिखे हैं। और इन्होंने माहिरा ने एक इंटरव्यू के अंदर ये भी बोला कि शी इज़ वेरी हैप्पी विद हिम एंड ही इज़ अ लवर फॉर लाइफ। कब शादी करेंगी ये हमें नहीं एग्जैक्टली पता, बट जेन्युइनली आई विश देम ऑल द बेस्ट। अभी अगली ईद पे माहिरा की फ़िल्म कायदे आज़म जिंदाबाद आएगी। सुपर एक्साइटेड टू सी इट, अ लॉट ऑफ पीपल आर रियली एक्साइटेड टू सी इट।
और इन्होंने एक दफ़ा, इनका सलीम का जिक्र एक दफ़ा गलती से इनसे हो गया था एक टॉक शो के ऊपर। इसी तरह होता है, मॉर्निंग शो लोग आते हैं और फिर गलती से यहाँ पे सीक्रेट स्पिल हो जाती हैं किसी ना किसी तरीके से, और फिर वो खबर जो है वो वायरल है। इसी के साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, जिससे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं आज हीट स्ट्रोक के बारे में, ताकि हम सब लोग अपने आप को इस गर्मी से, ख़तरनाक किस्म की गर्मी से बचा सकें। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, इट्स अफेक्टिंग एवरीबडी। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, ये एज़मा एलर्जी कंसल्टेंट है और न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है। हीट स्ट्रोक जो कि आई थिंक इस साल आई फील कि बहुत ज़्यादा गर्मी है कबल सालों से। हम हर साल वैसे ये बोलते हैं कि इस साल ज़्यादा है, बट इस साल जेन्युइनली रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट है, वेयर द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो सेट कि बच लो। तो मुझे बताएं, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन, ये इन दोनों में सबसे पहले फ़र्क क्या है? पहले तो हीट हुई क्यों है, थोड़ा सा लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जितनी हो रही है इस तरह इतनी फास्टली, सबसे ज़्यादा गो फॉर ग्रीन। जितनी मुल्क में ग्रीनरी कम होगी, आपकी हीट इतनी ही एक्सपैंड होकर आप सामने आएगी। आप अगर दूसरे एशियन कंट्रीज़ में आप देखें, जहाँ पे ग्रीन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे हीट सबसे कम होती है, वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। नेचुरल रेंज, नॉट द आर्टिफिशियल रेंज नहीं बनाते हों। नेचुरल रेंज जब होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली जो गर्मी है जो ज़मीन की, वो कम से कम होगी। आपके जितने प्लांटेशंस होंगी इतनी हीट आपको वो अब्जॉर्व करेगा। हम ग्रीन से बच के, जितना हमने ग्रीन को काटा है, इस हिसाब से हमारी हीट जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, राइट, दिस कॉजेज हीट स्ट्रोक जो बाहर निकलते हैं। और हीट एग्जॉशन इज़ बिकॉज ऑफ व्हेन वी सिट इन द होम, और जब घर पे बैठ के हमारे जो पसीना निकल रहा होता है, उसमें हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, जो हमारे नमकियात हैं, वो जब इम्बैलेंस होते हैं तब हमें होता है हीट एग्जॉशन। हीट स्ट्रोक कब होता है? जब हम धूप में जाते हैं, जब बहुत हाई धूप लग रही होती है, जैसे हम बाइक में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के शीशे बंद थे और सडनली हम बैठ गए। अब 1 मिनट भी आपने गुजार लिया तो आपकी हीट जो है आपकी अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करेगी, और अचानक जो है आपकी केमिकल रिएक्शंस करने के बावजूद क्या होगा कि आपकी सडनली पसीना आएंगे और वो ब्रेन में जाके अटैक करता है। उस पर आपकी जो हीट है वो टेम्परेचर इरेगुलेट कर देता है, मतलब जो आपका जो बॉडी का जो निज़ाम है, जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो ख़राब कर देता है। उसकी वजह से पहले क्या होता है कि आपकी डिग्री ऑफ टेम्परेचर बढ़ जाता है। 103, 104 पे जो है जैसे बुखार की कैफियत होती है। लेकिन अगर बुखार की कैफियत में अगर आप देखेंगे तो अगर आप टेस्ट करवाएंगे उस रीज़न पे, तो वो टेस्ट नॉर्मल आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट कराएंगे, जो नमकियात के टेस्ट होते हैं, वो आपके एबनॉर्मल आएंगे। जब वो आपके एबनॉर्मल आएंगे तो आपकी जो सोडियम है, पोटाशियम है, जब गिरेगा तो क्या होगा, आपकी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो ख़राब होंगे। एग्जाम्पल, पहले क्या होगा, आपको डिजीनेस होगी। आप जैसे हीट के मौसम में बाहर निकल गए तो आपको हल्का हल्का पहले डिजी फील करेंगे, क्योंकि आपके नमकियात निकल रहे हैं। डिजी का मतलब होता है आप थोड़े से झुंझलाना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद आप गिरना पड़ना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद आपको प्यास, थर्स्ट बहुत बढ़ जाएगी आपके अंदर। डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू होगी। जब बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू होती है और आपके पास पानी अवेलेबल नहीं होता या गर्म पानी आपको मिलना शुरू होता है, तो आपकी बॉडी और ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है। तो यू नीड अ टैप वाटर। कौन सा वाला? जो सादा पानी होता है, नॉट द हीटेड वन। ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं, आपको नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो आपको पानी लेना होता है। सेकेंडली, हीट की वजह से और क्या मसाइल होते हैं, आपकी मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, आप सोचने के काबिल नहीं रहते। विजन जो है आपकी सही रहती है, नहीं, ब्लड विजन हो जाती है, डिजी हो जाता है ना। डिजी का मतलब होता है आप पहले आपको चक्कर आना शुरू होता है,
ठीक है। फिर आपको वर्टाइगो होता है, मतलब आपके जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं होता, आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, चलना फिरना आपको सडनली जो है आपको समझ नहीं पड़ती है कि आप हो क्या रहा है आपको। सही है। फिर आपके जो आंखों में ब्लड विजन हो जाए, मतलब आंखों के आगे ब्लैक पर्दा आना शुरू हो जाएगा। ओके। फिर आप गिरेंगे, जब आप गिरते हैं तो आपको कई दफ़ा ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा की वजह से कहीं ना कहीं चोट लाती है। बिल्कुल। और फिर इसके बाद आपकी मेंटल स्टेटस ख़राब होता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या तरीके हैं, अभी तो हमने बात करी कि ये हीट स्ट्रोक है यू नो, और हीट एग्जॉशन के अंदर क्या फ़र्क है। हीट एग्जॉशन आपने जिस तरह बोला कि घर के अंदर भी हो सकती है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं जनरली, या मतलब जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन नहीं है उनको भी हो सकती है। किचन में हैं या यू नो किसी रेस्टोरेंट के किचन में है, व्हाटएवर, जहाँ पे बहुत सारी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है अंदर भी गर्मी है, तो उधर भी हो सकती है। किस तरह अपने आप को इससे बचाएं, क्या क्या तदाबीर हम कर सकते हैं, ये हम डॉक्टर साहब से आप लोगों को पूछ के देंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं। बातचीत हो रही है हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के बारे में। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया उन दोनों के अंदर फ़र्क। डॉक्टर साहब, बिजली जा रही है लोगों के घरों में, अभी हम दोनों ये बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि कितने और बिजली मतलब बाकायदा टेंशन लिए बगैर बिजली जा रही है। बिजली वालों ने कहा कि कुछ कर लो, बिजली जाएगी और दिन में 4-5 दफ़ा जाएगी। क्या ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है टुवर्ड्स हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक? आपने एक ब्रेक में एक बात की कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैं कहता हूँ 70% लोगों के पास ना जनरेटर है जी, ना यूपीएस सिस्टम है, ना वो फैसिलिटी है। उसमें अगर एक बंदा या घर में जो औरतें, स्पेशली जो औरतें हैं या जो दुकान पे लोग काम कर रहे हैं या दुकानदार हैं, उनके पास अगर लाइट नहीं है तो जो अंदर बैठे हैं, सूरज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट हीट एग्जॉशन का मतलब ये है कि आप घर में बैठे हैं और आपके पसीने निकले जा रहे हैं। जितना आपके पसीने निकले जाएंगे, आपके सोडियम और पोटाशियम जो नमकियात हैं, जब वो निकलती जाएंगी, सडनली जो है आप फेंट होंगे। पोटाशियम, स्पेशली जो पोटाशियम निकलता है तो आपके मसल क्रैम्प्स होना शुरू होता है। अच्छा, मसल में दर्द होगी? बिल्कुल, मसल स्पैज़म हो जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर गिरता है, मसल स्पैज़म होते हैं, शुगर लेवल डाउन होता है, एकदम आप गिरते हैं। उसमें आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल्स में, एकदम रश बढ़ता है। अच्छा, अब हॉस्पिटल में इतना रश पड़ेगा हमारे मुल्क में, हमारे शहर में स्पेशली, या आप सिंध में, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हाउ टू डील विथ हीट एग्जॉशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके लिए वो जगह पे बेड्स नहीं है। आप जहाँ पे हॉस्पिटल में आ भी रहे हैं तो वहाँ पे हीट इतनी है, अंदर भी वहाँ पे भी लाइट नहीं है, वहाँ जनरेटर्स भी काम नहीं करते। हम स्पेशली कराची की नहीं, हम अगर कराची के बेस्ट एरियाज़ की बात नहीं करें और कराची के बाहर लोकल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी तरह घर हैं, अब घर में जब लोग बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हैं खाना बना रही हैं या बच्चे बैठे हुए हैं, उनके जब पसीना निकल रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, इससे प्रॉब्लम। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ, कुछ लोगों का मुझे लगता है नेचुरली बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को कम होती है स्वेटिंग, कदरे कम होती है। क्या जो लोग जो हाई लेवल बहुत ज़्यादा, जिनको वैसे ही बहुत पसीना आता है, यू नो, क्या वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक कंपेयर टू द अदर पीपल? बिल्कुल होते हैं, उनसे ज़्यादा होगा क्योंकि उनकी ज़्यादा पसीना निकलेगा, तो वो उनको ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल, हीट एग्जॉशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब हीट एग्जॉशन हो रही है तो आपको पहले तो आपको करना क्या है, आपको तो पहले डिफरेंस देखना है कि जिसको ज़्यादा पसीना आ रहा है उसको क्या करना है, जिसको कम आ रहा है उसको क्या करना है। जिसको ज़्यादा आ रहा है, अगर डिजी हो रहा है, गिर रहा है, उसको फील हो रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, या दाने होना शुरू हो जाएं सडनली, या सडनली जो है आपके फेंटिंग शुरू हो जाए, या थर्स्ट बढ़ जाए, यानी मतलब प्यास ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको ORS सबसे ज़्यादा लेना शुरू करना है। अब ORS भी कई दफ़ा नहीं मिलता मार्केट में, वो भी शॉर्ट हो जाता है।
जिस तरह दूसरी चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और प्लस साथ में मैंने वही वाली बात कि 60-70% लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ORS भी बाई करें। ठीक है। अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करना क्या है, एक घर में मटका रखें, अगर फ्रिज नहीं है तो मटका रखें, क्योंकि मटके का पानी वगैरह ठीक है, ठंडा रहता है, एक टेम्परेट रहता है। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो है नमकियात बेहतर रहेंगी। दूसरा इस पर करना क्या है, आपने उसमें पानी में तुक मुलंगा मिला लेना है और उसमें नमक मिला लें और चीनी मिला लें, थोड़ा सा अदरक जो है, अदरक और पुदीना मिला के उसको आप पूरे मटके में भर के पूरे घर में जो है बार बार थोड़ी थोड़ी ग्लास सिप्स पीते रहें, 5 सिप्स थोड़ी देर बाद पीते रहें, और स्पेशली बच्चों को पिलाएं। अदरक आपने बोला, पुदीना बोला, पहले आपने पानी लिया, मटका भरा, उसमें आपने भरा। तुक मुलंगा मिला लिया, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तुक मुलंगा में चिया सीड्स होते हैं, जी जी, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है। उससे आपकी सबसे ज़्यादा तो ये है कि हीट, बाहर भी जा रहे हैं तब भी आप इसको लेते हुए जाएं और पीते रहें आप उस पानी को। अच्छा। उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको नमक नहीं मिलाना, सिर्फ चीनी मिलानी है, तुक मुलंगा मिला लें, लेमन डाल दें, अदरक डाल दें और पुदीना जो होता है वो डाल दें, तो आपका एक पानी जो है वो एक तो जूस की तरह बन जाएगा। उस जूस में जो है आपकी सारी नमकियात भी हो जाएंगी, विटामिन C मिल जाएगा, उसमें पुदीना में मिंट मिल जाएगा, आपको तुक मुलंगा है, चिया सीड्स हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, नमक में आपके सोडियम मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगी, खुद ब खुद जो है चीज़ें जो है आपकी डेवलप्ड हो जाएंगी। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा दही पीनी चाहिए, इसमें पोटाशियम सबसे ज़्यादा होता है। केला सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है, अगर आप केला खाते रहें तो आपको पोटाशियम का भी लॉस नहीं करेगा। बहुत सारे शरबत अब हम बात कर ही रहे हैं, तो जिस तरह ठंडाई का शरबत आता है, थादल आता है, सत्तू आता है, ये क्या शरबत हेल्प करते हैं इस तरह की मशरूबात जो होती हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब नमकियात होते हैं। अब जैसे पोटाशियम है, दही में सबसे ज़्यादा होता है, जो छाछ बनती है उसमें सबसे ज़्यादा पोटाशियम होता है। पोटाशियम क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके आपको कभी भी आपको डिजी नहीं करेगा। अच्छा, जितना आपका पोटाशियम लो होगा उतनी आपकी उल्टियाँ बढ़ जाएंगी, वॉमिटिंग्स बढ़ती हैं। अच्छा, पोटाशियम कम होने से उल्टी आती है? बिल्कुल उल्टियाँ बढ़ती है। जब ये हीट एग्जॉशन में जो उल्टियाँ शुरू होती हैं, और जो आप सुन भी रहे हैं इतने सारे लोगों का जो वॉमिटिंग्स बढ़ रही हैं, उसमें स्टूल्स नहीं, लूज स्टूल्स नहीं होता है, उल्टियाँ हो रही हैं। उल्टियाँ हो रही हैं। उल्टी होने की मेन वजह ही पोटाशियम लूज करता है, और सोडियम कम होने की वजह से आप डिजी होते हो, गिरते हो। पोटाशियम कम होने की वजह से आपके मसल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द शुरू होता है, पेट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। आपकी डायग्नोसिस, कई दफ़ा आप गलत डायग्नोसिस पे चले आते हैं। कई दफ़ा आप हकीम लुकमान के पास चले गए जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसने उठा के कुछ दर्द की दवाई दे दी, उसने पोटाशियम देखा नहीं, तो खुद ब खुद आपकी ट्रीटमेंट उल्टी हो गई। तो आपको ORS सबसे ज़्यादा पीना है। अगर ORS की फैसिलिटी नहीं है तो मैंने आपको जो पानी बनाने का तरीका बताया वो पानी पिए, वो बेस्ट है। अच्छा, डाइट के अंदर क्या क्या और इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, किस तरह अपने आप को प्रिवेंट करें फ्रॉम गेटिंग अ हीट स्ट्रोक, बच्चों के लिए स्पेशली? ऑल्सो क्या बाहर की चीज़ें खानी चाहिए इस मौसम में या नहीं, ये सब हम पूछेंगे डॉक्टर इब्राहिम से, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं। बातचीत हो रही है हीट स्ट्रोक के बारे में, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट अफेक्ट्स एवरीबडी, हर किसी को अफेक्ट करता है। एंड डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट करी कि ये जेन्युइनली इट्स नाउ बिकमिंग लाइक वन ऑफ दोज हैव्स एंड हैव्स नॉट टाइप का मसला है, बिकॉज एट दी एंड हालांकि गर्मी तो सबके लिए उतनी ही है, बट आप अपने आप को उससे कितनी अच्छी तरीके से बचा सकते हो इज़ एन एक्चुअल सिचुएशन। बहुत सारे फल जो हैं हमारे ट्रेडिशनली डॉक्टर साहब कहा जाता है कि ये वाले फल खाएं, ये वाले फल खाएं, इससे हीट स्ट्रोक के चांसेस डिक्रीज़ होते हैं। वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं? पहले तो हमारी हर छोटी से बड़ी दुकान या छोटे किलोमीटर के बाद गन्ने का जूस मिलता है। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट, शुगर लेवल आपकी मेंटेन रहेगी। हल्का सा उसमें नमक डाल के दिन में 2 गिलास भी आना जाने में पी लें तो आपके ठीक ठाक कैलोरीज मेंटेन रहेंगी। सही। सेकेंडली, पूरा साल केले आते हैं, तो केले आपके हाई प्रोटीन
देते हैं, हाई पोटाशियम देते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड डाइट में यूज़ होता है। अल्लाह ताला ने सबसे अच्छा फ्रूट बनाया गर्मियों में, वो है तरबूज, वाटरमेलन। इट्स एक्सीलेंट फ्रूट और एक्सीलेंट जूस और एक्सीलेंट एनर्जेटिक समझ लें जूस है ये, जिसके अंदर सिर्फ मिनरल्स ही मिनरल्स हैं। एक तो हाई फाइबर है और दूसरा जो इसमें इतना वाटर की कंटेंट होता है कि आराम से आप अगर इसको पीते हुए आधे घंटे में भी अगर एक फ्लास्क पिएँ तो आपके 3-4 घंटे तो आराम से निकल जाएंगे कि आपको जो स्वेटिंग अगर हो भी रही है तो आपके अंदर इतने रिप्लेसमेंट उसकी भी सबसे अच्छी है। तो ये 3 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं इसमें। जब गर्मियों में फ्रूट्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर आम आना शुरू हो जाते हैं, तो आम की भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कैलोरीज बहुत मेंटेन रहती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, इट्स लाइक ORS, उसको दिया जाता है कि बच्चों को भी दे दो, उसको भी दे दो। इज इट एक्चुअली द केस? हम बात करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे मीडियोकर की। कोकोनट वाटर आपको पता है आजकल नारियल का पानी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एवरीबडी कांट अफोर्ड इट। आजकल 500 रुपये का तो इतना सा नारियल हो गया। तो हम उसकी बात ही नहीं कर सकते कि हम कोकोनट वाटर को इतना मार्केट कर सकें। सही। तो सबसे सस्ते फ्रूट जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बात अपने अच्छी की, कोकोनट वाटर में बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डायरिया में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें पोटाशियम की रिक्वायर्ड है, उसमें क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो आप कभी भी और किसी पानी में नहीं ले सकते मिनरल्स। तो मिनरल वाटर तो है बट स्टिल वेरी एक्सपेंसिव कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वाई नॉट टू गो फॉर वाटरमेलन, चीपर फ्रूट्स। तरबूज खा लें, तरबूज सबसे सस्ता फ्रूट है, हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। केला खा लें, केला तो आपको एनर्जी इतनी देता है कि अगर आप एक्सरसाइज के पहले 2 केले खा लें तो यू कैन डू एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स इन हीट में मना करते हैं कि एक्सरसाइज कम करनी चाहिए क्योंकि वो आपके मसल क्रैम्प सबसे ज़्यादा करा रहा होता है। तो हम कहते हैं केले खा के 3-4 केले खा के आपने एक्सरसाइज की। खजूर खा लें, खजूर ज़बरदस्त किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है, उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं प्लस साथ में उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बहुत सारे जूसेस का जिक्र किया कि हम कैरी का शरबत बहुत पॉपुलर है गर्मियों में, इमली का शरबत बहुत पॉपुलर है गर्मियों में, वाटरमेलन तो आपने कहा कि इज़ वेरी गुड। इसमें कुछ बताएं कि वो जो मिलते हैं बाज़ारों में मिलते हैं, बिल्कुल आप पी सकते हैं, बिल्कुल पिए, लेकिन इसमें वही वाली बात कि हैज़े का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। पानी जो गंदा इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्योरीफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उससे आपकी साइड इफ़ेक्ट ये होता है, लोग पानी तो पी लेते हैं रोड का उसके साथ मिला के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस्ट्रो हो जाता है उसमें सबसे ख़तरनाक जो अभी गैस्ट्रो फैला हुआ है वो कॉलरा फैला हुआ है। अब कॉलरा जब होता है उसको मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट इज़ वेरी मुश्किल भी और वेरी एक्सपेंसिव, और ठीक ठाक दिन लगते हैं उसको ठीक होने में। तो बेहतर ये है कि उस पानी को इस्तेमाल सबसे कम किया जाए क्योंकि पानी जो है नुकसान पहुँचाएगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। तो गेट एंड जो भी पानी बना लें, अपने घर का पानी लें, जो मैंने आपको तरीका बताया। मिनरल वाटर भी ना लें, घर का पानी लें, अच्छी तरह बॉईल करें, फिटकरी घुमाएं, छान लें और उसके बाद रोड पे लेके पूरा दिन घूमते रहें पानी के साथ, वो पीते रहें, आपको कुछ नहीं होगा। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? जिनको सबसे ज़्यादा पसीना होता है उनको एक चीज़ बता दूं कि उनको एक फिटकरी का पानी आता है, वो अपने ऊपर स्प्रे करें। दूसरा, फिटकरी जो है उससे शावर भी लें। इससे क्या होता है, आपके पसीना कम हो जाता है। जब पसीना कम होता है तो आपकी हीट एग्जॉशन घर में बैठे हुए वो कम हो जाती है। दूसरा, स्टे होम, सेव योर चिल्ड्रन, पानी ज़्यादा पिएँ, हीट से कम रहें, और अगर पंखा नहीं है तो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें। ठंडे पानी के जो कपड़ा होता है वो आपके सर पे रखें, आपकी बॉडी पे बार बार पानी लें और बार बार रखें कि आपकी जो स्पोर्स हैं पसीने के वो छोटे रहें, श्रिंकेज रहें, और ये जो फटकरी वाले पानी है वो आप बार बार अपने मुंह पे और स्प्रे करें तो पसीना आपका कम से कम आएगा। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, मगर तब तक के लिए देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हीट स्ट्रोक की बात हो रही है तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनमें से एक बहुत सिंपल है जिसके बारे में हम कम सोचते हैं। तो चलते हैं मास्टर क्लास की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम रज़ा सैयद। ये हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। अच्छा, मुस्लिम साहब, हम लोग हीट स्ट्रोक के बारे में बात करें। छाँव और हरियाली एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी बैठ के यही कह रहे थे कि जितना हरा होगा उतना टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहेगा। मुश्तरका दुख है ना सबका, ये मुश्तरका दुख है। डॉक्टर साहब को पेशेंट नहीं देखने उनको दरख्तों की बातें कर रहे हैं वो भी तो डॉक्टर होके वो कह रहे हैं कि भाई किसी तरह कुछ हरियाली लगा दो, मेरे पास पेशेंट जो है खतरनाक कम आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ग्रीनरी से कितना टेम्परेचर के अंदर फ़र्क पड़ता है? टेम्परेचर में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब आप 10 से 12 डिग्री तक आप ले जा सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि आपके पास वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, वो जो जिसकी लैकिंग है। और अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ बैठे हुए हैं, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो तुम समझ लो कि इस वक्त जो अर्बन समझ लो कि हीट आइलैंड का जो सिलसिला है, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, सड़कें तारकोल की सड़कें हैं, तो कहाँ से हम इन्वायरमेंट को सूदिंग इम्पैक्ट कहाँ से देंगे? बिल्कुल। दरख्त कट रहे हैं, तेज़ी के साथ कट रहे हैं। फॉरेस्ट हमारा 2.5 पहुँच गया है, जो कि किसी भी मुल्क में 25% होना बहुत ज़रूरी है। 2.5 इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। और फिर देखो होगा क्या कि इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो इसका रिपरकशन जो है वो इतना डेंजरस है कि हम, जब तुम्हें पता होगा 2015 में जब ये हीट स्ट्रोक आई थी जी, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्या होगा। माई डॉटर इज़ अ डॉक्टर, माई सन इज़ अ डॉक्टर। अब वो कहते थे हॉस्पिटल में लोग चलते हुए आते थे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इमीडिएटली ब्लड प्रेशर डाउन होता है और इमीडिएटली आप उसमें कोमा में चले जाते हैं या आप डेथ हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है आपका उसी वक्त। तो उससे बचने के लिए और एक इसका जो मल्टीपल हमारे जो डिजास्टर्स हैं उससे बचने के लिए मैं हर जगह जाके लोगों के, तो मैं बस पाँव पकड़ने रह गए हैं सिर्फ, बाकी तो हर काम मैं करता हूँ। और मैं आई एम वेरी होपफुल। वो क्यों कि देखो, आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो बच्चों को क्या, किसी को भी नहीं पता होता था कि ये हीट वेव क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है। लेकिन आज कम से कम ये तो हुआ ना कि हमने इतनी बातें की, प्रैक्टिकल किए, जाके डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ मौका मिला हमें। और मेरे पास, मैं तो एक चलता फिरता दरख्तों को लेके चल रहा होता हूँ, जहाँ भी चाहिए होता है भाई एज अ सोवेनियर देता हूँ, चलो ले लो उसको, लगाओ उसको, ताकि हम शहर जो हमारा है ना, अर्बन हीट जो आइलैंड वाला चक्कर है, बड़ा ख़तरनाक है ये। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम दरख्त तो चलो लगा दें, हमारे पास पानी नहीं है। ठीक है, पौधों को देने के लिए, उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी की भी किल्लत है हमारे। प्रॉब्लम ये है यहाँ बिल्कुल, बहुत सही तुमने सवाल किया। मतलब ये इसका जवाब ये है कि अगर हम पानी की किल्लत को ओवरकम कैसे करेंगे, मुझे बताओ। हमने क्या किया कि हमने जब दरख्त, फॉरेस्ट, मैंने हमेशा कहता हूँ कि देखो, जो जंगलात हैं ना, ये मेज़बान होते हैं और जो बारिश होती है वो मेहमान होती है। तो अगर वो बारिश, जब मेहमान चलेगा मेज़बान के पास और मेज़बान कहता है आई कांट एंटरटेन यू, आई हैव गॉट नथिंग टू गिव यू, तो वो मेहमान क्यों जाएगा आपके पास? और ये चूँकि वो विशेष सर्कल है ये, अगर हम इसको बिल्कुल ना सोचेंगे हमारे पानी नहीं, दरख्त लगेंगे तो पानी आएगा ना हमारे पास। आज हमारा जो वाटर टेबल है वो 3000 फुट पे चला गया है। मैं खुद PCHS में शुरू से रहा हूँ, मुझे पता है कि जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती थी PCHS में, तो 4 फुट के बाद पानी निकलना शुरू होता था। बहुत सक्शन पंप लगाते थे, उससे पानी फेंकते थे बाहर वो। तो आज जो है इतना बड़ा क्राइसिस जो पानी का है, उसका जो सबसे बड़ा मंबा है वो जंगलाती कमी है। ठीक है। और उन जंगलात को ये सोचना कि हमारे पास तो पानी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को बात, मैं कहता हूँ देखो आप लोग नमाज़ पढ़ते हो, हाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, मैं वज़ू भी करते हो। वज़ू जाके नलके पे ना करो, एक छोटा सा लोटा ले लो, एक टैप वाटर ले लो, वो अपना एक छोटी ग्लास ले लो, उसमें वज़ू जाकर अपने गमले पे कर लो जाकर। और अभी मैं गवर्नमेंट को मेरा पैगाम है कि अगर हमने इस वक्त ये मेजर्स नहीं लिए तो हम हर जहाँ तमाम शोबों में हम नीचे जा रहे हैं। ये तो बता समझ लो लाइफ एंड डेथ का मामला है ना। हाँ, ये तो वाकई में ज़िंदगी मौत का मामला है। जेन्युइनली इसको तो हम इस पे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम, अगर हमारी इंसानियत की बका होगी तो फिर सारे कारोबार भी चलेंगे, फिर सब कुछ होगा।
तो इन चीज़ों को देखो वो करने ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें एक कहते हैं वॉर फुटिंग्स जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, कि हमें एक बिल्कुल एक जंगी तौर हिकमत अमली वज़ा करनी है और ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हर लेवल पे काम होना है। ये नहीं है कि हम बैठे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी या स्टेट कुछ करेगी। स्टेट तो करेगी, स्टेट का तो काम है करना, लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल जो अब तुम हो, मैं हूँ, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कर कर अपना ड्यू शेयर डाले इस मामले में। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएं मुस्लिम साहब कि हम लोग अक्सर दरख्त लगाते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ कि मैंने काफ़ी सारे अपने गार्डन के अंदर ही, हर कोई अपनी ज़िंदगी में जितना महदूद है, गार्डन के अंदर कुछ दरख्त बहुत फ्लरिश करे। जैसे कि इसके अंदर मैं नाम ले सकती हूँ, मैंने मोरिंगा के छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, बड़े हो गए, बड़ी बहुत जल्दी से उनकी बहुत रैपिड राइज था। हाउएवर मैंने एक मुझे याद नहीं है नाम, मगर मैंने एक थाए कोई मतलब मुझे बहुत कूल लगा, वो उसने का दरख्त बन जाएगा, वो नहीं होगा। तो कौन से ऐसे दरख्त हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि रीजनल हमारे यहाँ लग सकते हैं, जिनकी मेंटेनेंस मुश्किल ना हो, बहुत जो बहुत मतलब जिसको आपको बहुत संभालना ना पड़े, वो जो आराम से उग जाएं? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया और उसका जवाब जो मैं कोशिश करूँगा अच्छा दूँ आपको। देखो बात यह है कि कुदरत का एक कानून है, फितरत का एक कानून होता है। वो क्या है? देखो हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, अल्लाह ने पता है कि सब कॉन्टिनेंट में ये दरख्त होंगे। ये हमने नहीं किया, ये उस पाक परवरदिगार की ज़ात ने इसको फिक्स कर दिया है कि वी हैव गॉट नीम, वी हैव गॉट अर्जुन, वी हैव गॉट अमालतास, वी हैव गॉट बरना, वी हैव गॉट, जो हमारे यहाँ के नेटिव ट्रीज़ हैं, वो नेटिव ट्रीज़ जो हैं वो उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को बड़ा कन्वीनियंट फील करते हैं। भाई ऐसा ही बात है ना कि अगर मैं आपको उठा के किसी ऐसी एनवायरनमेंट ले जाऊं जो आपको बिल्कुल स्ट्रेंज एनवायरनमेंट होगी, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आपको आपकी शख्सियत पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में तुम्हें ले जाऊँ, जब तक अपने बड़े अच्छे हमारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो तुम ज़्यादा ग्रूम कर रही होगी, ज़्यादा फ्लरिश कर रही होगी। तो यही दरख्तों का भी मामला ही है। हमारे जो अपने नेटिव ट्रीज हैं माशाल्लाह, उनकी इतनी लंबी तादाद है कि मुझे 1 घंटा चाहिए आपको सिर्फ उनको गिनवाने में, इतनी लंबी तादाद। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मोटे मोटे दरख्तों को ले लो। देखो गुले मोहर ले लो, नीम ले लो, अमलतास ले लो, फिर फ्रूट ट्रीज में भी आ जाओ। ये मोरिंगा ले लो, जिसको सुआजने की फली जिसमें से होती है। ये वो तमाम वो दरख्त हैं। बल्कि अब मैं एक दरख्त जो जब सामने रखा हुआ है, जिसको स्टर्क्यूला फुटाइडा कहते हैं अंग्रेज़ी में, और उर्दू में इसको कहते हैं इंडियन बादाम। अच्छा देखो, हमारा जो फोकस होना चाहिए उन ट्रीज़ पे जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं, कि वो क्या हमें नॉरिशमेंट वैल्यू भी दे रही हैं, वो हमारे लिए खाने ग़िज़ाई सूरत को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और प्लस दे आर गिविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। लेट्स सपोज जैसे मैंने इसका बात की तुमसे इंडियन बादाम की, तो ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला बना लिया उसने, ज़बरदस्त। तो और ये कौन कौन से दरख्त हैं, इनको कैसे उगा सकते हैं, ये हम जानेंगे मुस्लिम साहब से, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ पोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुस्लिम रज़ा सैयद, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। बातचीत हो रही है रीजनल दरख्तों के बारे में जिनको हमें लगाना चाहिए अपने शहर में, अपने मुल्क में। पहला जो दरख्त है वो है देसी बादाम, जो कि आपने अभी जिसका अर्लियर भी जिक्र किया था। बिल्कुल। इसका पौधा कैसा दिखता है? इसका पौधा जो है वो देसी बादाम यहाँ पड़ा हुआ है। इसका फ्रूट ये है, लेकिन अभी ये पका नहीं है, ये लाल रंग का हो जाता है। और मेरा ये है कि जो नए बच्चे हैं ना, उनको ये इसको टेस्ट करना चाहिए। इट हैज़ गॉट अ ज़बरदस्त टेस्ट। हम तो अपने जब छोटे थे खा रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त। उसको लगाना भी बहुत आसान है। अच्छा, कितना आसान है? इतना आसान है कि मैं इसको लगाता हूँ,
15 से 20 दिन के बाद पौधा निकल आता है। ये पौधे छोटे भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, इसके यहाँ पर, और उसके बाद थोड़े से जब ग्रो कर जाते हैं तो कोई भी अपने कैचमेंट एरिया देख लें, उसमें जाके उसको लगा दें, ट्री बन जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि यहाँ जब बड़ा होगा तो कितना शेड दे रहा है आपको। अच्छा, जब ये बड़ा होता है तो ये किस साइज़ का होगा? ये तकरीबन 40 फीट ऊपर जाता है, वाह, 30 फीट ऊपर जाता है, और बड़ा अच्छा कनोपी बिल्डअप करता है ये आपको। एक ऐसा छतरी बनाता है जो आपको ज़बरदस्त तरीके से ठंडक भी दे रहा है, मॉइस्चर भी दे रहा है और फ्रूट दे रहा है, मतलब असल चीज़ ज़बरदस्त। उसके बाद कराची में बैनियन ट्री जो थे वो बहुत हाँ, सारे जिसको हैं। उर्दू में बरगद कहते हैं। बरगद का अच्छा, एक ज़माने में देखा क्लिफ्टन में भी कितने बरगद के दरख्त हुआ करते, मैं पीछे से रहता हूँ, पीछे से बहुत हुआ करते थे। ये दरख्त भी जो है बहुत घनी छाँव देता है। फिर इसमें जो नेचुरल हैबिटेट है परिंदों की, वो भी आमाजगाह बनती हैं। बड़े खूबसूरत किस्म के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसके ऊपर। वो एक पूरा एक सूदिंग इन्वायरमेंट देती है, ठंडक देती है। लेकिन चूँकि ये दरख्त टाइम काफ़ी वक्त में जाके तैयार होता है, तो अब इसके बहुत से हमारे पास नेटिव और ट्रीज़ हैं जो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। अब ये हमारे पास इस वक्त कराची में जो बरगद ट्रीज़ लगे हुए हैं वो सब 50-50 साल के हैं। अच्छा, 60-60 साल के हैं, जो बड़े हैं जो हैं। अच्छा, स्लो ग्रोइंग ट्री है। स्लो ग्रोइंग है, लेकिन क्या है कि ऑब्वियसली जब शुरू में जब हमारे पास इतना ज़्यादा बिल्डिंग का सिलसिला नहीं था यहाँ पर, तब तो बड़े दरख्त लगते थे ना यहाँ पर। सही। नीम का दरख्त जो कि ज़बरदस्त। देखिए, नीम के दरख्त के मुताबिक मैं हमेशा कहता हूँ कि नीम हैज़ गॉट अ मेडिसिनल वैल्यू, इस एंटीसेप्टिक, और ये दरख्त भी बहुत घनी छाँव देता है आपको। बहुत इसके आपके फ़ायदे हैं इसमें तो आप बोलते हैं कितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं इसकी, और इसको लगाना बहुत आसान है। इसके निबोलियाँ होती हैं नीम की, छोटे छोटे पीले जिनको हम लोग पंजाब में तरकोने भी कहते थे उनको, तो वो उनको आप बहुत सिंपल तरीके से सो कर दें और उसके बाद वो आपका पौधा बन जाता है, और इतना जल्दी ग्रो कर रहा होता है। नीम तो आप समझ लें कि ये बड़ा रोबस्ट है और बहुत जल्दी ग्रो करता है और बड़ा सख्त जान है। मतलब पूरा अमेरिका पूरा कोशिश करता है कि नीम लगा ले, लेकिन नहीं करते लगा सके, क्योंकि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेजिस्ट कर लेता है नीम। कितना ज़बरदस्त बात है ये, और पाकिस्तान में एबेंडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी से मौजूद है। तो यानी कि नीम का दरख्त उगाना बहुत आसान है, बहुत आसान और है, उसको पानी वानी देने का कोई टेंशन नहीं। मतलब नेचुरली देखो, नर्सरिंग तो आपको शुरू स्टेज में करनी है। जब दरख्त जो है 2-2.5 साल 1 साल या 1.25 साल का हो जाता है ना, फिर वो अंडर वाटर टेबल से अपना पानी लेना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ा डिजास्टर ये हो गया है कि चूंकि दरख्त की कमी की वजह से हमारा वाटर टेबल भी नीचे चला गया सारा, और इतनी कंक्रीट की वजह से सड़कें बन गई हर जगह। कोई पहले तो जितना कच्चा एरिया होता था ना, जब बारिश होती थी उसे एब्जॉर्ब हो जाता था पानी नीचे। सही। इसके बाद मेरे पास अगला जो दरख्त है वो गुलमोहर का है, जिसपे लाल फूल आते हैं। फायर फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत कितना हसीन होता है। देखिए, मैंने अभी डिफेंस में एक दफ़ा मैंने सजेस्ट किया तो उन्होंने लगाया, फिर उसको मैंने कहा आप इस तरह लगाएं, एक गुलमोहर लगाएं, एक नीम लगाएं, एक गुलमोहर लगाएं, एक नीम लगाएं। फिर फेज़ 8 पे जब मैं गुजरा देखा उन्होंने उसी तरीके से उसकी प्लेसमेंट की, एंड बड़े जो उसको कहते हैं ना एस्थेटिकल, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब गुले मोहर पे जब उसे फूल आते हैं ना, इसमें येलो फूल भी आते हैं, इसमें लाल फूल भी आते हैं, बिल्कुल, और वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा होता है, इतना मज़ा आ रहा होता है उसको देख करके, आप दिल खुश हो जाता है उसको। वो बड़ा आसान है, उसके बीज उसमें बन जाते हैं। अभी तकरीबन 2 महीने बाद गुले मोहर के दरख्तों में बीज लटक रहे होंगे, उनको आप ले लें, सिंपल है उनको। अभी मैं एक की डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँगा तो आप तमाम बीज उसी तरीके से लगा लें, कोई मसला नहीं। बो दें। अच्छा, जूनिपर, ये भी एक रीजनल दरख्त है। इसका उर्दू में सनोबर कहते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चूँकि हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म का ये बड़ा पसंदीदा दरख्त है, इसमें मोल्डिंग नहीं होती, और ये ज़रगून और बलूचिस्तान का जो ज़ियारत रेजिडेंसी का इलाका है उधर बड़े हुआ करते थे। और इसकी एक अजीब व गरीब बात मैं बताऊँ कि 1 साल में ये दरख्त 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर, स्लो ग्रोइंग। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली इसको लोगों ने काटा, और उसको जो ब्रिक्स का जो भट्टे होते हैं उसकी लकड़ी को उधर डालकर उसके भट्टे चलाए वहाँ पर। और ये चूँकि इसकी एवरेज एज 350 साल होती है, और सबसे पुराना दरख्त 6000 साल पुराना है वहाँ पर। और ये दरख्त अब अगर देखो, जब ये जिनके जंगलात ख़त्म हो गए, बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो अब इन जंगलात को रिवाइव करने के लिए हमें 5 या 6 पीढ़ियाँ चाहिए, पुश्तें चाहिए, जनरेशन चाहिए, जब 1 सेंटीमीटर वो दरख्त आगे बढ़ता है। लेकिन दरख्त बहुत खूबसूरत होता है, जिसमें मोल्डिंग ही ना हो दरख्त की, पतझड़ ना होती है उसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लास्ट एंड फाइनली आई हैव मोरिंगा। मोरिंगा का दरख्त, वो भी नीम की तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और तुमने अभी जैसे कहा कि तुमने खुद लगाया था मोरिंगा, और बड़ी अच्छी तरह ग्रो करता है वो, बहुत तेज, यानी इतना मोरिंगा तो एक पॉट के अंदर भी पूरा दरख्त बन जाता है। मजेदार बात ये है।
तो ऐसे दरख्तों को ज़रूर लगाना चाहिए जिनकी ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन होने चाहिए वो नेटिव हमारे यहीं के, हमारे खित्ते की तरफ होने चाहिए। जैसे कॉर्नोकॉर्पस लगाए यहाँ पर रेक्टस, तो उस वक्त हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास तो नीम था, अर्जुन था, अपना सारे दरख्त हमारे पास, मोरिंगा था, सब होते, हम उनको लगा सकते थे यहाँ पर। लेकिन बहरहाल अभी कहते हैं ना कि बहुत देर जी, अभी देर इतनी नहीं हुई है। अच्छा, मुझे जाते जाते बिकॉज मेरे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये दरख्त, जितने भी अभी हमने 6 दरख्त डिस्कस किए, क्या ये सारे के सारे दरख्त हम लोग किसी भी टाइम पे साल के लगा सकते हैं या इनका कोई टाइम होता है फॉर आइडियल ग्रोथ? ऑब्वियसली इसका टाइम होता है और ये मानसून के सीज़न में लगते हैं। अभी देखो ये बड़ा बहार, अभी हमारी बहार ख़त्म हो रही है, मानसून शुरू हो जाएगी, ये दिस इज़ द आइडियल टाइम कि जहाँ पे हम बेहतरीन तरीके से प्लांटेशन डिराइव होती है इन्हीं दौर में होती है, इस वक्त इस मौसम में होती है। और इसमें तो हम बस ये मेरा पैगाम है कि हर घर का जो फैमिली मेम्बर है, आप हर एक के नाम पर एक दरख्त को मुख्तस करें और कहें कि भाई हमने इस ड्राइव में हर बंदे ने प्रैक्टिकली एक दरख्त लगाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 दरख्त लगा दें, आप एक दरख्त लगाएं। इवन देखो 20 करोड़ की हमारी आबादी है, अगर हर बंदा ये जिम्मेदारी ले ले तो ये 20 करोड़ तो दरख्त ऐसे ही लग जाएंगे ना, एक ही गो में लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अपनी फॉरेस्ट को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि विशेष सर्कल है, अगर हमने ये सोचने पड़ गया कि मुर्गी पैदा हुई पहले या अंडा पैदा हुआ था, तो हम फंस के रह जाएंगे इसमें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मुस्लिम साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात करी मुस्लिम साहब ने कि वाकई में अगर हर कोई एक तरफ भी लगाए तो बहुत बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है हमारे मुल्क के अंदर। ये जो ख़तरनाक किस्म की हीट वेव है, हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, जनरली फ्यूचर जनरेशंस के लिए एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको एक नए मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, बहुत बेचैनी से मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, आपको मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अलेक्जेंडर कैसर। ये आर्किटेक्ट भी हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक वॉरियर हैं फॉर द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ कराची। एंड इनसे हमारी बात हुई थी पिछले महीने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी हैप्पी टू हैव यू बैक एंड आई होप विद गुड न्यूज़। और तारिक साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि मुस्लिम साहब को नहीं जाने दें, वी आर बोथ हेयर फाइटिंग द सेम वॉर एंड वी बोथ वांट टू सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट कि ये क्या मसला है, ये मुम्मा क्या है। हमारा गर्मी जो है वो ख़तरनाक किस्म की चल रही है तारिक साहब। 61 ईयर्स में पहली दफ़ा हॉटेस्ट टेम्परेचर इन जैकबाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड approximately 49 degrees. It is life threatening. बिल्कुल। लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात पेश करनी पड़ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग के साथ ज़्यादा होगा। इसका इस अलम का हम हल नहीं निकाल सकते बिकॉज़ ये ग्लोबल हल है, हम लोकली पाकिस्तान में नहीं कर सकते, मगर इसका एक हम लोग माइक्रो लेवल पे इसको संभाल सकते हैं। और मुस्लिम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ बैठ गए। नहीं, इनका सहारा जो है बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका सहारा बहुत ज़रूरी है इसमें आप लोगों का, जर्नलिस्ट का और मीडिया का, कि ये पैगामात भेजे जाएँ। पिछले महीने की जो ख़बर है वो मैं आखिरी में देना चाहूँगा, अभी नहीं देना चाहूँगा। अभी जो मुस्लिम साहब ने बात छेड़ी है पेड़ों की, शहर में पेड़ लगाने की, मुख्तलिफ़ नस्लों की पेड़ों की, बहुत ज़रूरी है और ये नॉलेज जो है ये फैलानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए।
ये मेरे उस्ताद हैं, इन्हीं से मैं इन्हीं लोगों से मैं सीखता हूँ। मैं कोई उस्ताद नहीं, अपनी कैपेसिटी में हर इंसान खुद उस्ताद वो काम कर रहा है जो लोगों को। देखें, टीम वर्क के बगैर, मिल के काम करने के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और सब प्रोफेशंस की, सब लोगों की शदीद ज़रूरत होती है कि वो अपना फ़र्ज़ और अपना शौक़ मिला के पैशन के साथ आगे बढ़ाएं। अच्छा, पिछली दफ़ा जब आप आए थे तारिक साहब, तो हमने आपसे बात करी थी, आप मैंग्रोव्स के बारे में आपने उनको एक फेफड़े कहा था कराची शहर के, विच इज़ राइटली सो। इस दफ़ा ऑब्वियसली ना सिर्फ हम उनकी क्लीनिंग द एयर और पोल्यूशन को कम करने के, बट मोर इम्पोर्टेंटली इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी आर फाइटिंग इज़ दिस हीट वेव। आपके ख्याल में अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो बरकरार रहें और बड़े रहें और फलते फूलते रहें, तो क्या वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे? सर देखें, बंडल आइलैंड, खिपरियाँ वाला, पोर्ट कासिम का इलाका जी, ठीक है, बहुत वसी है। बंडल आइलैंड अगर आप मैप पे देखें, सिर्फ बंडल आइलैंड फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 5 और 6 के मुकाबले के साइज़ का है। ठीक है। ये एक ज़माने में पौधों से, पेड़ों से भरा कवर हुआ था। बिल्कुल। इसका नाम भंडार है। भंडार का मतलब है कटा हुआ, बर्बाद हुआ हुआ। तो ये एक वक्त में ये पूरा कवर होता था। मैंने ख़ुद विटनेस किया है कि अगर आप इस जजीरे को छोड़ दें और उधर ऊँट ना चलाने दें, तो ये पूरे पानी के चैनल्स जो हैं, अप्रॉक्सीमेटली 66% आइलैंड जो है वो समंदर के पानी से डूब जाता है 2 दफ़ा दिन में। उधर सारे मैंग्रोव के दरख्त खुद उग जाते हैं, बिल्कुल बीज जो हैं पूरे चैनल तक जाते हैं और उगने लगते हैं। अगर आपने इसको पूरा ग्रीन कर दिया, कराची का ना तो सिर्फ टेम्परेचर कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एयर बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत शदीद ज़रूरत है कि इधर नेचर रिज़र्व और फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए कराची के लिए। पूरे डेल्टा में एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये मुख्तलिफ गुफ्तगू है, मगर टेम्परेचर के लिहाज से जो मैं मुस्लिम साहब से भी बात करना चाह रहा हूँ, आपसे भी, वो ये है कि हम लोग शहर के अंदर क्या कर सकते हैं। कराची का शहर जो है उसमें बेशतर पेड़ काट दिए गए हैं, लगाए गए थे और काट दिए गए हैं। इधर तजर्बे होते रहते हैं मुख्तलिफ पेड़ों की नस्लें लगाने में, बिल्कुल। और कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, मगर पेड़ एक ज़िंदा चीज़ है जो उगती है, ज़िंदगी है उसमें, वो उसके लिए हमेशा एक मौका होता है कि वो दोबारा लाई जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। जिस चीज़ से मैं आगाज़ करना चाह रहा था, थोड़ा सा ये मैं साइड ट्रैक हो गया, माफ़ी, वो ये है कि कराची के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल 3 प्रॉन्ग का सलूशन है। आप शाहराहों पे, सड़कों पे पेड़ लगाएं, बेइंतहाशा पेड़ लगाएं, ठीक है। तारों को थोड़ा तारों को बचा के करें कि तारों की वजह से पेड़ बाद में कट ना जाएं। तो उनकी हाइट्स जो हैं, सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि हाइट्स मुनासिब हों, कवर होना चाहिए, हरियाली आनी चाहिए कराची में, ठीक है सर। ये हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इसके, very necessary. So I'd like to later on ask the trees. Sure. Second, छतें, हमारी छतें फ्लैट हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। हमारे अक्सर अपार्टमेंट्स में बैल्कनीज हैं, यार हर बैल्कनी में 2 गमले रख दें, ठीक है। थोड़ा सा पानी रिसाइकिल करना शुरू कर दें अपने बाथरूम का, बिल्कुल, उन गमलों में डाल दें। हमारी छतों पे प्लांटेशन कर दें, बात हो रही थी ये, ग्रीन रूफ्स बनाना शुरू कर दें। तीसरा जो है हाइड्रोफोनिक्स, एक्वाफोनिक्स ऑन माइक्रो स्केल, ऑन अ माइक्रो स्केल, हाउस होल्ड लेवल पे छोटा सा पॉन्ड रखें, उसमें एक दो तलापिया डाल दें या 1-2 कोई डाल दें, और छोटा रिसाइकलिंग प्लांट डाल दें। छोटे गमलों के अंदर पानी जाता है, उसमें सब्ज़ी, आपके सैलड्स, आपके ऑर्गानो, सब चीज़ें उग जाएंगी, ठीक है। खाना पीना, प्लेजर for yourself, pleasure for your children to play with the fish, and food on the table. On the table. Oh yes, a little bit. Minor चीज़ें। कितनी बड़ी फूड सिक्योरिटी की बात कर दी इन्होंने बैठे बैठे। Very simple, माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल। Can I थोड़ा continue? हमारे पास अब टाइम की जो थोड़ी सी कमी है, ये इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम रज़ा साहब बैठे हुए हैं, तारिक अलेक्जेंडर कैसर साहब बैठे हुए हैं। तारिक साहब को हमने अपने शो पे पिछले महीने बुलाया था और हमने आपसे बात करी थी, क्योंकि आप मैंग्रोव्स जितने भी हैं कराची के इर्द गिर्द उनको जाके डॉक्यूमेंट करते हैं वीडियोस के ज़रिए, और वक्तन फ़वक्तन आप वो सेम एरियाज़ को रिविज़िट करते हैं टू सी कि कितनी ग्रोथ हो रही है या कितनी डिप्लीशन हो रही है। तारिक साहब वीडियो साथ साथ चलेगी अभी। आपने हमारे पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो एक वीडियो दिखाई थी जहाँ पे बहुत खूबसूरत मैंग्रोव्स थे, चैनल था गॉर्जियस किस्म का। अब वहाँ के क्या हालात हैं? ये वाला वो चैनल था जो मेरा पसंदीदा चैनल है इन जज़ीरों पे, और इधर मैं बहुत दफ़ा जाता हूँ, बहुत फिल्म्स बनाई हैं, मगर ये कट रहे हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो क्लम्प था मैंग्रोव्स का, इस पे उस दिन जब मैं पहुंचा था पूरा जज़ीरा चेनसॉ की आवाज़ों से गूंज रहा था। जिस तरह ये नज़र आ रहा है वीडियो यही जगह, यही दिन था जो कटा हुआ जो है, और उससे लेस देन अ मंथ, 1 महीने से पहले की दूसरी वीडियोस हैं जो बिल्कुल हरियाली फुल, और ये डेसिमेशन हुई भी थी। तो अब आंखों में आंसू हैं, दिल बाहरी था, हाथ कैमरा को स्टेडी नहीं कर पा रहा था, मगर थोड़ी बहुत ली और कंपेयर करने के लिए वीडियो बना दिए, GPS लोकेशंस बना दिए कि अगर कोई अथॉरिटीज़ जो हैं जो इस पे एक्शन लेना चाहें तो लें। ये फैक्चुअल है, वेरीफाइबल है। गूगल इमेजेस भी डाल दिए मैंने जहां आपको डिप्लीटेड एरियाज नज़र आ रहे हैं। आप हिस्टोरिकल इमेज देखेंगे 1 महीने पहले की हरियाली है उधर। और ये 1 महीने के अंदर 1 महीने, ये 2 दिन लगते हैं काटने को, कोई 15-20 चेन सॉस चल रही होंगी उस दिन, और वो काट देते हैं, गिरा देते हैं, और फिर थोड़े दिनों बाद उसको हिस्सों में लेके साहिल पे ले जाते हैं। और ये इब्राहिम हैदरी और चश्मा गोट इलाके के साहिल पे लाइन से लगे हुए थे कटे हुए पेड़ पिछले 2-3 हफ्ते पहले। रिपोर्ट्स भी आनी थी, रिपोर्ट्स आ रही थी इनकी, और यही वाली थी जो मैसिव कटिंग थी, वो यही वाली थी बंडल आइलैंड की। अब हम लोग पैगाम दे सकते हैं, आप लोग पैगाम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि इस जज़ीरे को आप मेहरबानी करके, मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, सारी अथॉरिटी से अपील कर रहा हूँ, इसको प्रोटेक्टेड तो आपने किया हुआ है, ये प्रोटेक्टेड, दिस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड की अलामत है। इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। आपके इदारे अच्छे हैं, आपके सिक्योरिटी के इदारे अच्छे हैं, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको एम्पावर करें, इनको अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा दें कि ये इन्फोर्स भी करें, मगर इधर एक नेचर रिज़र्व बनाएं जो इम्प्लीमेंटेड हो, भले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो, भले पब्लिक हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, मगर ये पाकिस्तान के लिए ही बेहतर है। मगर इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर इसके मुकाबले की जो प्रॉब्लम है वो शहर की है, जिसमें मुस्लिम साहब से मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ। हमारे शहर को ग्रीन सिटी बनाने की शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल। सड़कों पे पेड़ लगाने चाहिए। मुस्लिम साहब, इसमें आप ये बताएं कि सड़कों पे कौन से लगाने चाहिए, छतों पे किस किस्म की हरियाली लानी चाहिए? मैं तारिक, जब हम छतों पे जाते हैं ना तो एक सर्टन हाइट पे छत आती है ना, उसके बाद जो भी पेड़ लगते हैं या पौधे लगते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से डायरेक्ट। और हमारे तमाम लोग, जैसे अब देखें ना कि अब मैं कहता हूँ जो बिल्डिंग है, आप उसकी कैचमेंट, उसका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी जगह होती है। जैसे मैंने खुद इसको तजर्बा किया, यू कैन विजिट माई प्लेस, कि कितने बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को ठंडा किया हुआ है। देखें अभी जब मैंने अपना अर्बन इसकी अपना जो अमूदी गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ, रूफ टॉप गार्डनिंग की, तो उस वक्त क्या होता है, आज से 4 साल पहले, तारिक आपको भी पता होगा कि फ्रांस ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने मुल्क में कि इन अर्बन एरियाज ओनली दोज बिल्डिंग हु हैव गॉट अ रूफ टॉप गार्डन और a solar panel will get the permission to carry on their construction। कहाँ? फ्रांस में। हम यहाँ पर 10 साल से बात कर रहे हैं
मुझे इतने कर नहीं ईमेल्स आए रहे हैं। लोगों के कि भाई मुस्लिम तुम्हारा योर ड्रीम केम ट्रू, तो मैंने कहा भाई वो मेरा ड्रीम केम ट्रू तो हुआ है, लेकिन मेरे अपने मुल्क में नहीं हुआ, वो फ्रांस में हुआ है। इट्स अ वेरी सिंपल पॉलिसी। ये पॉलिसी किसी एफर्ट के बगैर, किसी खर्चे के बगैर इन्फोर्स की जा सकती है। एरियाज़ जहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, they have to be replaced by buildings, if they have buildings, have to be replaced by buildings that have the same ecological impact as the trees and plantation that existed before. Yes. So you move them to the roof, you plant them around them. सही है। This is Paris has done this. Singapore has done it for a long time. She's the world's leader in Yes, this. absolutely। All right. We can do it. हम लोग भी कर भाई सकते हैं। हम आप तो कर दोनों का सकते हैं, आने का हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है हमारा, मैं बिल्कुल। ऐसे मैं बता दूं, और बड़ा जो कहते हैं ना कि जी हमारे बिल्कुल, मुल्क में एब्सोल्युटली। हम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। आई एम वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू एंड आई होप कि यू नो आप लोग जो हैं इस फाइट को कंटिन्यू कर सकें, एंड आई होप कि हम सब लोग जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आवाज़ उठाएं। यू कैन रीच तारिक साहब, यू कैन रीच मुस्लिम साहब, आप इन लोगों से बात करें। आई थिंक दैट द टाइम हैज़ नाउ कम फॉर अस टू टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, बिकॉज हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सफ़र करेंगी हमारे सिंस के लिए, हमारे गुनाहों के अंदर शरीक होगा। बहुत बड़ा गुनाह है, प्लीज़ ऐसा ना होने दें। गहरा करें अपने शहर को, अपने लिए भी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।